भारतीय गुलूकार सोनू निगम पाकिस्तान आए तो कराची में उनसे मुलाकात हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। परस्तारों के हजूम और धक्कम पेल में उनका चलना तक दुश्वार हो गया। आप पहली बार पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान को भारत से कितना मुख्तलिफ पाया? मुख्तलिफ असल में नहीं है इतना, क्योंकि हमारे लिए जो भी पाकिस्तान में है वो सब देखा हुआ है। क्योंकि जितने भी हमारे दोस्त हैं उनमें से 50% तो मुसलमान ही होते हैं, तो कल्चर तो सेम ही हो गया एक तरह से। खाना पीना हम सब कर चुके हैं, हमारे उस्ताद मुसलमान हैं। और जहाँ तक सड़कों का सवाल है तो और यहाँ सीनरी का सवाल है, सब भारत जैसा ही है, तो अच्छा लगता है। यू फील एट होम। आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? यहाँ तो रियाज से मूसीकार अपने दिन का आगाज़ करते हैं। मैं रियाज से अपने दिन का आगाज़ करता था पहले, करीब 4 साल पहले तक। अब मैं वर्कआउट से करता हूँ। तो अब रियाज़ का वक्त मेरे लिए सुबह का नहीं है, अब रियाज़ का वक्त मेरे लिए तब है जब मैं गाने के लिए निकलता हूँ, उसके पहले मैं रियाज़ करता हूँ। माजी के गुलूकार और मौसीकार पहलवान और मोटे मोटे होते थे, अब बहुत स्लिम, स्मार्ट और दुबले पतले, इसकी क्या वजह? इसकी वजह एक गलत फहमी थी जो हमारे बुज़ुर्गों ने गायकों के दिमागों में डाली थी कि कसरत करने से गला जो होता है वो भारी हो जाता है, हरकतें नहीं आती, आवाज़ की रोशनी चली जाती है, ज्वारी चली जाती है। तो मुझे भी मेरे बड़ों ने यही कहा कि बिल्कुल कसरत मत करना, वर्कआउट्स मत करना, मसल्स मत दिखाना, ये मत करना, ऐसा मत करना। तो मैंने ये सोचा कि करके तो देखा जाए। जब तक आदमी करेगा नहीं तब तक मालूम कैसे पड़ेगा। मैंने किया तो मुझे उससे फ़ायदा ही हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि एक्सरसाइज के वक्त अगर आप चिल्लाएंगे ऊंची ऊंची आवाज़ों में वर्कआउट करते हुए तो तकलीफ़ होगी। अगर आप चिल्लाएं ना, गले को संभाल के रखें, सहेज के रखें, तो कसरत करें और फिट रहें, उसमें आपकी सेहत का ही फ़ायदा है, आपका ख़ुद का फ़ायदा है। आप तंदुरुस्त महसूस करते हैं, आप दिखने में अच्छे लगते हैं। क्या ज़रूरी तो नहीं है कि हर सिंगर को मोटा ही पेट रख के खड़ा होना है या एकदम बेडौल बन जाना है, ज़रूरी तो नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि फ़िटनेस जो लेवल है वो हर गायक या हर गायिका को ध्यान रखनी चाहिए। भारतीय अदाकार और गुलूकार अपने फ़न का इजहार तो हिंदी और उर्दू में करते हैं, लेकिन शोज़ में अंग्रेज़ी बोलते हैं। इसकी वजह क्या मगरबी दुनिया से मुतासर होना है या कुछ और? पहले मैं भी इस बात की बड़ी शिकायत करता था। मैं भी बोलता था कि क्या एक फ़िल्मों में तो हिंदी में काम करते हो और उर्दू में बात करते हो और उसके बाद आप बोलते अंग्रेज़ी में हो। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उनसे ज़्यादा मिला तो मुझे समझ में आया कि उनका कसूर कुछ नहीं है। आजकल न चाहते हुए भी अंग्रेज़ी जानना, अंग्रेज़ी बोलना एक प्रेस्टीज इशू बन गया है। आप कहीं भी जाएं, अगर आपको अंग्रेज़ी आती होगी, आप भले ही चौथी पास हो, पर आप अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं तो आप पढ़े लिखे हैं। और आप कितनी भी अच्छी उर्दू हिंदी जानते हो, आपने डॉक्टरेट की हो हिंदी अंग्रेज़ी में, लेकिन आप 10 लोगों की महफ़िल में अगर आप इंग्लिश के एक्सेंट को ढंग से वाटर बोलें या डाटर और ब्रोदर, यस, तो वो लोग सोचेंगे कि ये तो अनपढ़ आदमी है। उनको पता नहीं कि पढ़ाई लिखाई में वो आपका बाप है। लेकिन ये एक प्रेस्टीज इशू बन गया है, ना केवल फिल्म इंडस्ट्री का, बस सोसाइटी का ओवरऑल। भारतीय फिल्में और मौसीकी पाकिस्तान में बहुत मकबूल है। पाकिस्तान के कौन से गुलूकार और अदाकार भारत में जाने पहचाने जाते हैं? बहुत अच्छे अच्छे गुलकार को माना जाता है। सबसे पहले तो मेहंदी साहब को हम सभी बहुत मानते हैं। मेहंदी हसन साहब को तो लोग उनके नाम पर
मतलब स्वेयर करते हैं, इतना ज़्यादा उनको इतना मानते हैं, उनके नाम की कस्में उठाते हैं, इतना उनकी इज़्ज़त इतनी है। ग़ुलाम अली साहब बेहतरीन गायक, बेहतरीन गवैये, और यहाँ तक कि परवेज़ मेहंदी जी भी बड़े फेमस रहे हैं भारत में गज़लों में, और जो सुनने वाले हैं वो हुसैन बख्श गुलो साहब को भी बड़ा पसंद करते हैं। अक्सर पॉप गुलकार क्लासिकी मौसीकी सीखे बगैर गाना शुरू कर देते हैं, आप पॉप म्यूज़िक को कैसा समझते हैं? किसी की गलती नहीं है अगर कोई नहीं सीख पाया, उसको ऐसा माहौल नहीं मिला। अगर आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ पर बड़े बड़े गवैये मौजूद हैं, जहाँ आपका चाचा गवैया है, जहाँ आपके पिताजी गवैये हैं, जहाँ घर पे लोग आपके आ रहे हैं बड़े बड़े खान साहब, तो आप सीखेंगे ही ना। तो पॉप म्यूज़िक में जो आते हैं वो हो सकता है इतने खुशकिस्मत ना हों कि उनको अच्छे अच्छे उस्तादों से सीखने का मौका मिले हो, लेकिन अपनी तरफ से वो बेस्ट दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा गाने की, अच्छा संगीत देने की, आज के ज़माने को अपना मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जियो के दफ्तर रवाना हुए। आपके वीडियोस में सुर्ख कपड़े, सुर्ख कारें और सुर्ख रंग का इस्तेमाल बड़ा होता है, आज भी आपने सुर्ख रंग पहना हुआ है। सुर्ख रंग तो मेरा पसंदीदा रंग है, मैं ख़ुद उसे बड़ा पसंद करता हूँ सुर्ख रंग को, क्योंकि वो ज़िंदगी का प्रतीक है, ज़िंदगी के को का जो भी है एक एग्ज़ाम्पल है। और खून का रंग भी लाल होता है। मुझे लाल रंग थोड़ा मुझ पर भी फबता भी है, मुझे अच्छा लगता है कि लाल रंग है। मुझे उसको पहन के थोड़ा जोशीला एहसास होता है, तो मुझे लाल रंग पसंद। हालांकि मैं काला भी पहनता हूँ, मुझे सफ़ेद भी उतना पसंद है, मुझे जोगिया कलर भी बड़ा पसंद है, लेकिन लाल जो है वो ज़िंदगी का रंग है, इसलिए मुझे लाल ज़्यादा पसंद है। पाकिस्तानी बसें और रिक्शे कैसे लगे? यहाँ की बसें जो हैं एकदम हीरोइनों की तरह मेकअप की हुई है, और मुझे बड़ी बहुत अच्छी लग रही है मुझे यहाँ की बसें। मेरी इच्छा है, मैंने ज़ाहिर की है, मेरी एक आकांक्षा है कि मैं यहाँ पर बस में बैठूँ एक बार। तो मैंने मेरे दोस्तों से यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि अगर हो सका तो मैं बस में बैठना चाहूँगा। देखते हैं कि ये मेरी जो इच्छा है पूरी होती कि नहीं होती। और रिक्शा जो है, रिक्शा मैं चलाना चाहता हूँ, तो देखेंगे क्या होगा। जियो के प्रोग्राम सेलिब्रिटी ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग करवाई। उन्हें पाकिस्तान में एक छोटी स्पोर्टी कार पसंद आई, उसकी ट्राई ली। उनके वालिद, वालदा, बीवी और बहनें भी उनके हमराह पाकिस्तान आई, उनसे भी गुफ्तगू का मौका मिला। सोनू बचपन में कैसे थे? शरारती थे, लड़ाका थे, कैसे बच्चे थे? बहुत शरारती तो था ही, इंटेलिजेंट भी था, हार्ड वर्किंग भी था बचपन से ही, और इसने मुझे कभी तंग नहीं किया। अपनी पढ़ाई खुद ही करता था, जो भी मतलब इसको काम दिया जाता था वो खुद ही करता था। आपको कब अंदाज़ा हुआ कि सोनू बड़े गुलकार और मौसीकार बन सकते हैं? मुझे एक्चुअली शुरू से ही अंदाज़ा था, क्योंकि 3.25 साल की उम्र में इसने स्टेज पे गाना शुरू किया था, और 20,000 पब्लिक के सामने। तो मैं तभी समझ गया था कि फिर जब ये 6 साल का हुआ
तो 6 साढ़े 6 साल का, तो उसने रफ़ी साहब की जो गज़ल्स होती हैं वो शुरू कर दी थी। तो मैं समझ गया था कि ये कोई बड़ा आर्टिस्ट बनने वाला है। सोनू की तो लाखों परस्तार खवातीन हैं, क्या आप उनसे हसद महसूस नहीं करती? वैसे तो नहीं करती हूँ, पर अगर कोई ऐसे हावी होने वाले हो तब कभी कभी लगता है कि है, पर ऐसे नहीं, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन, ये तो है ही। एंड जब तक जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी खुशी भी होती है और अच्छा भी लगता है। जहाँ दो बर्तन होते हैं खड़खड़ाते जरूर हैं। मियाँ बीवी में लड़ाई बड़ी आम बात है, आप किन बातों पर लड़ती हैं? हम वैसे तो नहीं लड़ते हैं, मैं नहीं लड़ती हूँ पर नहीं, ऐसे नहीं। आप बताएं। बस अभी हमारे इतना ज़्यादा आपको मैं डिटेल में नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा भी तजुर्बा कम ही है विवाहित होने, शादीशुदा होने का। 5-6 साल के बाद में जब मेरे बाल थोड़े कम हो जाएंगे इनकी वजह से, तब मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में बेशतर गुलकारों का गुजारा मुश्किल होता है। भारत में गुलकारों बिलखसूस क्लासिकी मौसीकारों की क्या मुआशी सूरत हाल है? 2 कैटेगरीज़ हैं, 2 श्रेणियाँ हैं भारत में। एक जो बहुत फेमस हैं और एक जो इतने फेमस नहीं हैं पर उसके बावजूद भी अच्छे हैं। ऐसे बहुत सारे और फ़नकार हैं, साजिंदे हैं, गवैये हैं जो बहुत ही बढ़िया गाते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं हो पाता क्योंकि बदकिस्मती से वो लोग सही जगह पर नहीं होते, सही लॉबी में नहीं होते, लोग उनको शोज़ इतने नहीं जान पाते। और इसका मूलतः कारण, इसका असली जो कारण है, वजह यह है कि क्लासिकल समझने वाले लोग बस चुनिंदा लोग कुछ रह गए हैं क्लासिकल समझते हैं। असली क्लासिकल तो हम भी नहीं समझते। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लासिकी मौसीकी मुकम्मल जवाल का ही शिकार हो जाए? ऐसा डर तो है। मुझे भी लगता है कि आने वाले समय में क्लासिकल म्यूजिशियंस कम रह जाएंगे, सिंगर्स कम रह जाएंगे, और ये जो है अच्छा साइन नहीं है। हर फनकार बाशऊर शहरी भी होता है। आपकी भारतीय सियासत में कितनी दिलचस्पी है? सियासत में मेरी दिलचस्पी बहुत थी और अभी भी है, लेकिन अजीब सी गुंडागर्दी है कुछ सियासत में, और मुझे बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं आजकल ज़्यादा तवज्जो थोड़ा कम नहीं देता, मैं थोड़ा कम देता हूँ तवज्जो। फनकार अक्सर सुपरस्टिशियस या ज़ईफुल एतकाद होते हैं। आपका नजूमियों और ज्योतिषियों पर कितना एतकाद है? मिला हूँ काफ़ी लोगों से, पर मैंने अपना ये मन बना लिया है कि मैं किसी की भी बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं सुनूंगा, क्योंकि कल को मुझे कोई कहे कि भैया उस फलाना तारीख को आपको एक एस नाम के आदमी से मुलाकात होगी और आप उससे बच के रहिएगा। अब वो सुहेल जी निकलेंगे या एस नाम से मेरी मम्मी है या कोई और है, तो मैं तो उसमें बिना बात के ओपिनियन बना लूँगा एक। तो मैं आपको भी, आप जैसे प्यारे इंसान को भी मैं एक शक से देखूँगा कि अरे ये क्या हो गया। तो किसी और के कहने पर मैं अपने मन क्यों बदलूँ। आपने 2 खूबसूरत अंगूठियां पहन रखी हैं, क्या पत्थर इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं? जेमोलॉजी इज़ डेफिनेटली अ साइंस, लेकिन हमारे परिवार में जो मेरी माता मुझे कहती हैं, जो मेरे पिताजी मुझे कहते हैं, वो मैं पहन लेता हूँ, ले लेता हूँ जो मुझको अच्छा लगता है। और बजाय कि पत्थरों पर ज़्यादा ध्यान देने की, मैं इंसानों पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, उनको प्यार करने की कोशिश करता हूँ। जो मुझे बहुत कभी कभी चिढ़ाते हैं, मेरी बुराइयाँ करते हैं, मेरे बारे में ख़राब लिखते हैं, मुझसे नफ़रत करते हैं या मुझसे बदसलूकी करते हैं, मैं तब भी ऊपर वाले से बोलता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उसके बावजूद भी इनसे नफ़रत ना करूँ, उनसे प्यार ही कर सकूँ। तो मैं उतना अपने को ट्रेन करता हूँ। तो जब मैं वैसे ट्रेन करता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ, और जब मैं खुश होता हूँ तो पत्थर पहनूँ या ना पहनूँ, मैं खुश ही रहता हूँ। आपका शुमार खूबसूरत गुलकारों में होता है, लेकिन आप अपना हेयर स्टाइल बार बार बदलते हैं। क्या आप अपनी खूबसूरती पर मुतमईन नहीं? नहीं, मैं औरों के लिए नहीं जीता। लोग बोलते हैं कि मैं दूसरों के लिए जीता हूँ, किसी के लिए जीता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं हर इंसान की तरह अपने लिए जी रहा हूँ। हर इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार वो खुद ही करता है। तो मैं अपने आप को पैम्पर करता हूँ, बालों को, स्टाइल को बदल के, कुछ नई चीज़ ग्रहण करके, सीख के, चाहे वो कंप्यूटर हो या सॉफ्टवेयर हो या गाने का स्टाइल हो या चलने का स्टाइल हो, डांस हो, मार्शल आर्ट्स हो, वर्कआउट्स हो, बॉडी बिल्डिंग हो, हेयर स्टाइल हो, कलर करना हो, आँखों में लेंस लगाने हो। तो मैं अपने आप को अपना लाड करता हूँ, अपना दुलार करता हूँ।
बहुत से लोगों का ख्याल है कि आपकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी से बहुत मिलती जुलती है। क्या आपने अपनी गायकी में ये अंदाज़ नकल से पैदा किया या शुरू से ही आपकी आवाज़ ऐसी थी? नकल से पैदा किया। मैं बहुत अच्छा नकलची हूँ। मैं कईयों की नकल उतार लेता हूँ। ख़ासियत जो है, जो मैंने जिस पे वर्क किया है, वो ये है कि नकल उतारूँ लेकिन कार्टून ना लगूँ उस चीज़ का। कोई ये नहीं कह सकता कि तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले जिसने गाया है वो रफ़ी साहब को कॉपी करता है, क्योंकि वो स्टाइल मैंने अलग रखा था। जब मैंने ये दिल दीवाना गाया था तो वो भी रफ़ी साहब के स्टाइल से पूरा अलग था। हाँ, संदेशिया आते रफ़ी साहब का स्टाइल है, तो मैं इस तरीके से अपने गायन को निखारता हूँ। और ये तो आपने मेरी सिर्फ शुरुआत देखी है, मेरे अंदर कितना और मस्ती बची हुई है। ये अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको आगे दिखाऊँगा। आपने बहुत बड़ी कास्ट के साथ 2 फिल्मों में काम किया, दोनों फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। ज़िम्मेदार किसे समझते हैं? इंडिया में क्या होता है कि जब कोई फ़िल्म पुरानी हो जाती है तो उसकी आब उतर जाती है, तो लोगों को लगता है कि प्रोजेक्ट छोटा हो गया है, और आजकल फ़िल्म से ज़्यादा प्रोजेक्ट चलता है। ऐसे कई फ़िल्में हैं जो बहुत ही मीडियोकर फ़िल्में हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा होता है। प्रोजेक्ट मतलब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कॉम्बिनेशन, मार्केटिंग, पब्लिसिटी, कास्ट, वो सब, म्यूज़िक कंपनी, म्यूज़िक प्रमोशन, सब मिलाकर जब प्रोजेक्ट अच्छा बनता है तो वो लोग उसकी ओपनिंग अच्छी लगाते हैं। फिर ओपनिंग अच्छी लगाते हैं तो उसका होता है कि हाँ, अच्छी पिक्चर है या बुरी पिक्चर है। हमारी फ़िल्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लव इन नेपाल से सिर्फ मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि एक नायक के तौर पर पहली बार बड़े बड़े क्रिटिक्स ने मेरी तारीफ़ की है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर है। फ़िल्म नहीं चली, मैं जानता हूँ, लेकिन एज एन एक्टर जितने भी क्रिटिक्स हैं, 100 में से 80-85 क्रिटिक्स ने मेरी तारीफ़ की है। जितने भी बड़े क्रिटिक्स हैं, खालिद मोहम्मद से लेकर सुभाष के झा से लेकर जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी उसकी बात है। और जान बची तो लाखों पाए। आप स्मार्ट हैं, सुरीले हैं, क्या शादी के बाद भी रोमांस के कायल हैं? रोमांस ज़िंदगी में ख़त्म हो जाए तो कलाकार मर जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ज़्यादातर मेरी बहुत सारी लड़कियां दोस्त हैं, फ़ीमेल दोस्त हैं, और मेरी बीवी के पास हर ऐसा कारण है कि वो परेशान हो उन कॉल से, उन बातों से। फिर भी वो काफ़ी समझदार हैं और मुझे उन्होंने काफ़ी उस बात के लिए इज़्ज़त दे रखी है। रात गए उनसे इजाज़त की,